मेरे साथ माई लोन माई डील के फाउंडर मिस्टर नीरज नमस्कार। शर्मा जी हैं। स्वागत नीरज शर्मा जी आपका। धन्यवाद सर। और मैं बताना चाहूँगा कि नीरज शर्मा जी फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूँ जैसे कि काफ़ी मैंने रिसर्च किया आपके बारे में और जानने की कोशिश की। जी। तो फाइनेंस को लेके आपने कुछ वीडियोज़ भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, जो आज लोग परेशान हैं वित्तीय सहायता को लेकर के कि हमें तो लोन बहुत महँगा मिल गया या फिर हमारे पास जो आरओआई जिसको बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महँगा ले लिए। कुछ लोग जो है आईडीएफसी के पास जाते हैं, कुछ प्राइवेट फाइनेंसर जो हैं, उनको मतलब तंग करके रखे हुए जाते हैं, मैं जी, समझ जी। पा रहा हूँ। तो नीरज जी सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय, आप कहाँ से हैं और आपकी बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन रही है वो कैसी रही है? और जब आप फाइनेंस में एंट्री किए, प्रवेश आप लिए, तो उस समय क्या चैलेंजेज़ आए? सबसे पहले परिचय में जानना चाहूँगा। देखिए, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। हमारा जो होम टाउन है वो हरियाणा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट और नारनौल तहसील लगता है, जी। गाँव है मंडाना। हुँ, मैं हमारी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो वहीं से स्टार्ट होता है जी, और दिल्ली में आए हुए हमें लगभग 40 से 50 साल हो गए हैं। जी, हमारे पिताजी आए थे दिल्ली के अंदर और हमारा जो मतलब जन्म हुआ वो यहीं हुआ दिल्ली में ही। हुँ, यहीं हमारी स्कूलिंग और अब बाकी की जो हायर एजुकेशन है वो सब यहीं हुआ है। जी, और मैंने फाइनेंस में ही एमबीए किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो फाइनेंस में एक्चुअली जब मैं पहली जॉब मेरी जो थी वो इंडिया बुल्स में थी। अच्छा, इंडिया बुल्स में मैंने जॉब किया, हुँ, 5 साल लगभग मैंने वहाँ जॉब किया, वहाँ से काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। जी, उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे ये अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए। जी, काफ़ी सारे आइडियाज़ थे लेकिन जिस चीज़ की नॉलेज थी हमने सोचा कि उसी के ऊपर जो नॉलेज हमने 5 साल के अंदर कंपनी में रह के जो सीखा है उसी को हम नॉलेज को यूज़ करें और आगे जो कंटिन्यू करें। हमसे हमसे जो हो सकता है पब्लिक की जो हेल्प हो सकती है, जी, वो किया जा सके। क्योंकि हमने देखा है कि जॉब करते टाइम हुँ, पब्लिक को नॉलेज नहीं होती है। जो जैसा बताता है वो वैसे बेचारे भोले-भाले सीधे लोग होते हैं और फँस जाते हैं। हुँ, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है जब हमारे पास कस्टमर आते थे, अपनी प्रॉब्लम बताते थे और वो बताते थे कि वो कैसे गलती से किसी ने उनको गलत कमिटमेंट कर दिया और कैसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो फँस गए हैं हुँ, और उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। जी, तो उसके लिए फिर हम उनको गाइड करते थे कि भई देखिए ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है हुँ, और फिर हम उसके बारे में उनको प्रॉपर्ली गाइड करके और उनका जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर देते थे। जी। तो अभी आप दिल्ली में रह करके आप फाइनेंस से रिलेटेड अपना एक ऑफ़िस आपने सेटअप किया जी है। हाँ, माइल ऑन माई डील हमारी कंपनी का ब्रांड नेम है। कंपनी का नाम है निराची टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड जी, और माइल ऑन माई डील हमारा ब्रांड नेम है। हमारी वेबसाइट भी है mailonmydeal.com के नाम से। जी, तो हम सभी तरह के लोन में डील करते हैं। हुँ। वो कंज्यूमर लोन हो या मॉर्गेज लोन हो, सब तरीके के लोन में हम डील करते हैं। जी, तो जैसा कि आप जब इंडिया बुल्स से निकले तो आपको लगा कि मैं अपना खुद का एक सेटअप डालूँ जहाँ पे मैं लोगों के लिए काम कर सकूँ या फिर लोगों को जो वित्तीय सहायता मिलती है जिनसे वो जूझ रहे हैं या परेशानी होती है उनकी मदद करने का। लेकिन जहाँ तक मैं समझना चाहता हूँ जैसे अभी आपने कहा कि मतलब जब मैं जॉब करता था इंडिया बुल्स में या किसी भी कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर में करते थे आप फाइनेंस को लेके, तो कंपनियाँ क्या लोगों को जानबूझ करके भी कुछ झूठ बोलती हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हाइड रखती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से फँसते हैं वो? देखिए कंपनियाँ जो होती हैं वो कुछ भी हाइड नहीं रखती हैं। हुँ, लेकिन जो कंपनी में जॉब करने वाले जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जी, वो कस्टमर को गलत गाइड करते हैं। अपने टारगेट पूरा करने के चक्कर में कस्टमर को झूठे वादे या झूठे डील्स देकर हुँ, और उनको फँसा देते हैं और उनको कमिटमेंट कुछ किया जाता है, हुँ, साइन डॉक्यूमेंट्स कुछ और किए जाते हैं। कस्टमर को इतना टाइम भी नहीं दिया जाता कि वो अपने डॉक्यूमेंट जो अपना एग्रीमेंट है उसे एक बार पढ़ भी ले। जी, कस्टमर को बस एक बार कैसे भी उसको ये बताना है कि सर आपका अप्रूवल आ गया और उसके बाद बस आप ये फटाफट डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए हुँ, और कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि कस्टमर को ऐसे ही टाइम चुना जाता है रात का टाइम या सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग का सर ऑफिस जाना है और नहीं तो ये ऑफिस में फाइल सबमिट करनी है और ये डॉक्यूमेंट फटाफट साइन कर दीजिए। कस्टमर ने डॉक्यूमेंट साइन करे आपके ऊपर विश्वास करके और वो काम उनका शुरू हो गया। लेकिन जो हिडन जो एक्सपेंसेस होते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कई प्रकार के होते हैं। जी। जो लोगों को अभी तक इसी के बारे में नहीं पता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या-क्या होते हैं। मैं जानना चाहूँगा बस मुझे अगला टॉपिक मेरा यही होने वाला है। तो सबसे पहले मैं नीरज जी का स्वागत मैंने किया है कि एयर न्यूज़ की स्टूडियो में और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो आज देश के लगभग 90% जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, जो कोई अपना घर लेना चाहता है, कोई दुकान बनाना चाहता है, कोई मकान लेना चाहता है, कोई बच्चों की शादी के लिए भी लोग लोन लेते हैं, पर्सनल बिल्कुल, लोन के रूप में। बिल्कुल।
और उसके बाद क्या-क्या होता है उस बीच में। और कल हमारा एक डिस्कशन भी हो चुका था कि हम लोग जो बात करेंगे थोड़ा-सा उस टॉपिक को भी लेके चलेंगे जो हमारे ऑडियंस के, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके हित में होगा। तो नीरज जी कमिटेड हैं इस चीज़ के लिए। तो आइए आज हम जानना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा कि हम अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस से किए और पढ़ाई भी इन्होंने एमबीए की है फाइनेंस में, और आज माई लोन माई डील के नाम से ये सेटअप डाले हैं। जहाँ तक अभी अभी तक आपने सुना कि किसी एक कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में करते थे, वहां से आए कि हम लोगों का भला कर सके। लेकिन अभी आपने सुना एक बात कि कई बार डॉक्यूमेंट जब साइन करवाए जाते हैं उसमें कुछ चीजें हाइड रखी जाती हैं, तो सुबह या तो शाम को करा देते हैं जिससे कस्टमर को पता ना चले। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नीरज जी ये सोची समझी साजिश होती है बैंकों की? देखो, बैंकों की कोई साजिश नहीं होती। बैंक तो डॉक्यूमेंट्स पे लिख कर दे रहा है कि ये आपको हम डील दे रहे हैं। हम्म, लेकिन वो डील के बारे में सही से कस्टमर को एजुकेट करना ये हम्म, रिप्रेजेंटेटिव का काम है। और रिप्रेजेंटेटिव जो होता है बैंक की तरफ से या किसी एनबीएफसी की तरफ से, जी, वो अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में कस्टमर को सही से गाइड नहीं करता। अगर वो कस्टमर को सारी चीजें जो है ब्रीफली और डिटेल में समझाए तो हो सकता है कस्टमर वहां पर डिनाई कर जाए, हम्म, और वो रिप्रेजेंटेटिव का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिस चक्कर में कस्टमर को फुली गाइड नहीं किया जाता, सिर्फ पार्शियली गाइड किया जाता है और पार्शियली वो चीजें छुपाई जाती है जो उसके लिए नुकसानदायक है। उसको सिर्फ वही चीजें बताई जाती है जिससे कि उसको ये दिखता है कि हाँ, मेरा काम हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, हम्म, क्या उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स होंगे, वो हम्म। उसको नहीं पता होता और है। उससे कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि एक एजेंट का काम है कि अपने टारगेट को अचीव करना, और उसके बाद फिर कस्टमर के पास लोन चला के वो एजेंट दोबारा है कि नहीं है उससे उसको मतलब। इंडस्ट्री में सब तरह के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन देखा गया कि मैक्सिमम लोग सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में कस्टमर को गलत मिसगाइड करके उनको एक बार लोन दिला देते हैं। हम्म, उसके बाद कस्टमर बेचारा पूरी जिंदगी लोन भरते 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 थक जाता है, लेकिन उसका लोन खत्म नहीं होता। तो इसका मतलब ये। ऐसा मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा हम्म, कि एक मेरे ही क्लाइंट थे, मेरे पास आए कि उन्होंने एक कंपनी से लोन लिया, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। हम्म, उन, उन्होंने कंपनी से लोन लिया, उनको बताया गया कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम्म, कि जब जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा तो घट जाएगा और बढ़ाएगा तो बढ़ जाएगा। हम्म। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दो तीन तरह के होते हैं। फ्लोटिंग मतलब फ्लैट और रिड्यूसिंग, मैंने दो सुना है। रिड्यूसिंग, जी। फ्लोटिंग और फ्लैट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, अच्छा। टाइप होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के। रिड्यूसिंग फ्लोटिंग होता है कि आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आरबीआई अपनी हर 3 महीने के अंदर अपनी जो पॉलिसी है तो उसमें बदलाव करता है, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है। हम्म, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। और आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा। हम्म, ये रिड्यूसिंग में भी होता है, हम्म, बढ़ाना और घटाना रिड्यूसिंग में भी होता है। और एक होता है फ्लैट फ्लोटिंग, हम्म, जिसमें कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है बट वो फ्लैट रहता है, वो रिड्यूस नहीं होता। एक रिड्यूसिंग बैलेंस अलग होता है, हम्म, एक फ्लोटिंग बैलेंस अलग होता है। जी, ये दोनों प्रकार है, फ्लैट और रिड्यूसिंग। हम्म, और इन दोनों प्रकार में भी रिड्यूसिंग एंड फ्लोटिंग दोनों होता है। हम्म, तो ये कस्टमर को इतना डीप नॉलेज नहीं होती है, ना ही सामने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव उसको बता पाता है। हम्म, एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, हमारे एक क्लाइंट थे, वो हमारे पास आए कि सर 5 साल से मैं लोन भर रहा हूँ और मेरा लोन का जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो आज भी उतना ही है। इसको मैं चाहूंगा कि क्लोजअप में लगाना है। इस कुछ शॉर्ट्स ऐसे होंगे, शायद हो सकता है कि हमारे जो ऑडियंस होगी उनको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो अभी जो बोल रहे हैं सर उसको क्लोजअप में, क्या आपके क्लाइंट कैसे बता रहे हैं? हमारे क्लाइंट ने बताया कि सर मैं 5 साल से लोन भर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो उतना ही है, तब की आरबीआई उसके बावजूद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर चुका है। अब हुआ क्या था कि जिस भी कंपनी से उन्होंने लोन लिया उनको बताया गया कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम्म, उन्होंने जब लोन लिया तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। जी, आरबीआई ने रेट कम किए हम्म, तो बैंक ने वो रेट कम नहीं करे। हम्म, तो कस्टमर सोचा कि मेरा जब आरबीआई ने रेट कम किया है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया होगा, 9 से 9.25 हो गया होगा, 8.5 हो गया होगा। हम्म, आरबीआई ने तो बहुत काफी हद तक रेट कम किए थे। हम्म, जिन लोगों ने नया लोन लिया था जब आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए थे तो उनको नए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिला, हम्म, लेकिन जिन्होंने पहले लोन ले रखा था उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे नहीं, हम्म, फिक्स रहे वहीं पर। लेकिन उसके बाद जब आरबीआई ने रेट कम करने के बाद एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू हुआ, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से ही बढ़ना शुरू हुआ। ओ, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से बढ़ते बढ़ते 15% तक चला गया हम्म, 5 साल के अंदर। और जब घटने का टाइम था उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटाया बैंक ने, हम्म, लेकिन जब बढ़ने का टाइम था तो 9% से बढ़ाना शुरू कर दिया। ओ, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 15% तक चला गया,
और जब उनको एक बार बैंक से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी तब उनको पता चला कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो गया है, और जितना उन्होंने लोन लिया था तो आज भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग उतना ही है, बल्कि उनका टाइम जो है वो 20 साल का लोन था वो 30 साल का हो गया। टाइम पीरियड भी बढ़ गया। टाइम पीरियड भी बढ़ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से, कि अब वो पहले 20 साल में उनको उतना लोन खत्म करना था, अब उनको 30 साल में खत्म करना था, अब 5 साल निकल चुके हैं। जी। तो ये चक्री में इंसान फंस गया, उसको नहीं समझ में आया। वो जब हमारे पास आए तो हमने उनको बताया कि आपने जब एग्रीमेंट साइन किया था तो आपको ये बताया नहीं गया था कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इसके लिए आपको एक लेटर लिख कर देना होता है। कहता नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं पता, हमें तो ये बोला कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो अपने आप घट जाएगा, और जब बढ़ेगा तो आपको अपने आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। लेकिन क्लॉज ये रहता है कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है और आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराना है तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट लेटर देना होता है, उसकी फीस चार्ज होती है। जब तक आप वो फीस पे नहीं करोगे तब तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना होता है तो कंपनी को बेनिफिट है बढ़ाने में, इसलिए वो फीस का इंतजार नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। गलत है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, और कोर्ट ने काफी एक्शन लिए भी हैं इस चीज के बारे में। ये नहीं कहूंगा कि आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन नहीं आई है, गाइडलाइन जारी हुई है, लेकिन लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। लोग इतने अवेयर नहीं है, लोगों को फाइनेंस के बारे में, अपनी रोजमर्रा की जो फाइनेंस की जरूरत होती है उसके बारे में ही लोगों को नॉलेज नहीं है, और बाकी लोन के मामले में तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं कहूंगा 99% लोगों को लोन की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अच्छा, सिंपल सी भाषा में अगर समझना चाहें हमारे दर्शक लोग कि जो इंटरेस्ट, आपने तीनों इंटरेस्ट की बात की, आपने फ्लैट, रिड्यूसिंग और फ्लोट, इन तीनों को अगर एक साधारण सी भाषा में अगर आप बताना चाहें तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा अगर बताएं। देखिए, रिड्यूसिंग क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको 100 रुपए का लोन दिया और आपने उस 100 रुपए के लोन में से मुझे 10 रुपए वापस कर दिए, तो 90 रुपए जो बचे इंटरेस्ट उसके ऊपर लग रहा है, ना कि पूरे 100 रुपए के ऊपर। तो ये होता है रिड्यूसिंग। इसको बोलते हैं कि भाई जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कम होता जाएगा तो इंटरेस्ट भी उसी के ऊपर लगेगा जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, ना कि पूरे अमाउंट के ऊपर। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस। तो इसका मतलब सपोज किसी कस्टमर ने 1 लाख का लोन लिया, फर्स्ट ईएमआई उसकी 10,000 चली गई, बचा 90,000, तो 90,000 पे उसका इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, फर्स्ट ईएमआई जो गई उसके अंदर उनका इंटरेस्ट पार्ट भी होगा। ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा उन्होंने प्रिंसिपल पार्ट दे दिया। 1 लाख रुपए का फर्स्ट ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट भी होगा। मान लेते हैं कि भाई उनका 1 लाख रुपए के अंदर 8,000 रुपए इंटरेस्ट था और 2,000 रुपए प्रिंसिपल था, तो 2,000 रुपए प्रिंसिपल कम होगा 1 लाख रुपए के ऊपर में से, तो उनका जो बचा 98,000। तो अगली जो ईएमआई होगी उसके अंदर जो प्रिंसिपल जो पार्ट होगा वो होगा 98,000, और इंटरेस्ट जो लगेगा वो 98,000 पे लगेगा, ना कि 1 लाख रुपए, ना कि 1 लाख पे लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग बैलेंसिंग। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कैलकुलेट होता है, इसका एक पूरा चार्ट होता है, बैंक आपको बताता है, उसके अंदर आपका आता है कि इस ईएमआई में आपका इतना प्रिंसिपल है, इतना इंटरेस्ट है, इसके बाद ये लगेगा प्रिंसिपल, ये लगेगा आपका इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं, ये बैंकिंग टर्म्स के अंदर चलता यही है। ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर इसको फिक्स भी रखा जाता है। इसको फॉर एन एग्जांपल, अब आपने ले लिया रिड्यूसिंग के ऊपर, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया कि आपका जो आउटस्टैंडिंग है उस पर लगेगा, लेकिन फिक्स का मतलब क्या है कि जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा तो घटेगा नहीं, और जब बढ़ाएगा तो बढ़ेगा भी नहीं। रिड्यूसिंग फिक्स इसको बोलते हैं। अच्छा। और रिड्यूसिंग फ्लोटिंग कि आरबीआई जब बढ़ाएगा तो बढ़ जाएगा, घटाएगा तो घट जाएगा। रिड्यूसिंग के अंदर ही दो टर्म्स है, रिड्यूसिंग फ्लोटिंग और रिड्यूसिंग फिक्स। ये हो गया। इसके बाद होता है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लैट में भी रिड्यूसिंग होता है, फ्लैट में भी फ्लोटिंग होता है, फ्लैट में भी फिक्स होता है। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कैसे हुआ, फॉर एन एग्जांपल, आपने 100 रुपए किसी से उधार लिए और 100 रुपए उधार लेने के बाद में आपका 10 रुपए आपने उसमें से पे कर दिया, तो कायदे से आपने 90 रुपए अब आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, अब 90 रुपए के ऊपर ही आपका ब्याज लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्लैट के अंदर। पूरा 100 रुपए के ऊपर ही ब्याज लगेगा। आपका ब्याज बिल्कुल चेंज नहीं होगा। पहले दिन से आखिरी दिन तक आपका ब्याज जो है पूरा 100 रुपए पे चलता रहेगा जब तक लोन खत्म नहीं हो जाता। उसको बोलते हैं फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फ्लैट में भी दो प्रकार होते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स।
फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा या घटाएगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होना चाहिए। और फिक्स का है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, चाहे आरबीआई रेट बढ़ाए चाहे घटाए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। आपसे फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पूरा पैसा लिया जाएगा। जब तक आपकी ईएमआई चलेगी तब तक जो पहले दिन आपका रेट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, उसी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पर आपको आखिरी दिन तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना। तो कहीं न कहीं कि जो कस्टमर, जैसे आपने बताया कि 90% कस्टमर को ये पता नहीं होता है, आम पब्लिक को पता ही नहीं। 99% कस्टमर को ये नहीं पता ये नहीं होता। पता। तो क्या कोई ऐसी सुविधा है नीरज जी कि जैसे कोई लोन लेने जा रहा है, आपकी सलाह क्या होगी, मैं जानना चाहता हूँ इसमें कि जैसे कोई लोन लेने जा रहा है, लोन लेने से पहले की कोई सलाहकार उसको हायर करना चाहिए, किसी से जाके एडवाइस लेनी चाहिए कि मैं लोन लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे कौन-सा लोन बेहतर होगा लेना या वो चीज़ है? तो कोई ऐसी कोई सुविधा है सरकार ने दे रखी है? देखिए, सरकार की तरफ से तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है हुँ, अवेलेबल, जी। और हो भी सकता है मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा। हुँ, लेकिन आपको कहीं से भी किसी भी बैंक से लोन लेने से पहले या किसी भी फाइनेंस कंपनी से लोन लेने से पहले हुँ, 2-3 जगह आपको पता पहले पता करना चाहिए। जी। और अच्छे से आपको डिटेल में पूछना चाहिए। ये हुँ, जो मैंने अभी आपको टर्म्स बताई हैं, जी। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हुँ, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हुँ, ये चीज़ें उनसे पूछें। ठीक है। वो जब आपको कोई एग्रीमेंट साइन कराने के लिए आपके पास आए कि जी आपका लोन अप्रूव हो गया है, हुँ, तो उनसे बैठ के आराम से एग्रीमेंट आँख बंद करके साइन ना करें। हुँ, ना समझ में आ पूछिए रहा हो तो उनसे कि भैया ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप लगा रहे हो, ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? इसके मायने क्या हैं? जी, इसका हमको क्या इम्पैक्ट होगा? क्या जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा तो क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाएगा या हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा? ये सवाल ज़रूरी है। ये बिल्कुल ज़रूरी सवाल है। जी, अगर आपने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑप्ट किया हुआ है हुँ, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप नहीं कम हो रहा है, हुँ, तो वो भी आपके लिए एक नुकसान है। जी, बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, लेकिन जब बढ़ने का टाइम होगा तो बैंक अपने आप बढ़ा देगा, बढ़ा वो दें, कम नहीं करेगा। ठीक है। आज के समय में फाइनेंस को आप, अगर आप आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँ कि कितनी अहमियत देते हैं? देखिए, फाइनेंस तो हम सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस की नॉलेज होना। हुँ, और मैं ये समझता हूँ कि हम घरेलू रोज़मर्रा की चीज़ों में भी फाइनेंस से होके ही गुज़रते हैं। जी, बैलेंस घर का बैलेंस बनाना, बजट बनाना, ये सब फाइनेंस का ही पार्ट है। जी, पर्सनल फाइनेंस का पार्ट है, हमको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं सेविंग करनी है, जी, कभी कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे प्रॉपर्टी में करना है, चाहे गोल्ड में करना है, चाहे सिल्वर में करना है, ये एसेट क्लास होती हैं जी, फाइनेंस में ही। हुँ, तो ये तो सभी के लिए ज़रूरी है कि सबको अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और हर किसी को पर्सनल फाइनेंस के बारे में तो बिल्कुल मैंडेटरी नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हर घर में जो चाहे छोटे से बच्चे जब हमारे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी फाइनेंस की आदत होनी चाहिए बिल्कुल होनी और उनको चाहिए, पता पता होना होना चाहिए। चाहिए फाइनेंस क्या है, कैसे ये काम करता है हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हुँ, और कैसे ये हमको नुकसान भी पहुँचा सकता है। हो सकता है, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। दूसरा सवाल है नीरज जी कि जी। आम आदमी को सबसे पहले कौन-सी फाइनेंशियल आदत अपनानी चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल आदत अपनाने से मतलब मैं अभी और आपसे क्लियर करना चाहूँगा, क्या आप किसी लोन टर्म्स में बात हाँ, कर रहे हैं या नहीं, क्या? जैसा आपने घर से निकलते ही फाइनेंस चालू हो जाता है, जी। कि जैसे हम बच्चे की एक शिक्षा को लेके चल रहे हैं, हुँ, कि मैंडेटरी क्या है कि सपोज़ बच्चे हमारे शिक्षित होंगे, तभी आगे चल के जाके उनको समझ में होगी। हाँ, तो आदत की बात मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको हम एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, जी। तो फाइनेंस का हम कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल करें जहाँ पे हमारे लिए भी बेनिफिट हो और नुकसान ना दे? मेरा कहने देखिए, का मतलब फाइनेंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी, फाइनेंस के अंदर बहुत कुछ आता है। हुँ, पर्सनल फाइनेंस से लेकर, लोन से लेकर, हुँ, टैक्सेशन से लेकर, इन्वेस्टमेंट से लेकर बहुत कुछ आता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए फाइनेंस इत में मिनिमम भी अगर वो हो तो उसको ये पता हो कि मुझे जो पैसा मेरे पास अगर मेरी कुछ सेविंग है, हुँ, तो उस सेविंग को मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। और अगर मेरी कोई सेविंग नहीं है और मैंने मार्केट से अगर कोई लोन लिया है, हुँ, तो लोन लेकर मैं उस पैसे को कैसे जल्दी से पे कर सकता हूँ हुँ, और कितने कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में निक अपना बाहर लोन निकल जाए। ले सकता हूँ। और दूसरी बात है कि लोन तभी लें जब कोई बहुत बड़ी आवश्यकता आपको हो, उस बिल्कुल, पैसे का सही जगह यूटिलाइज़ेशन हो रहा है तभी आप लें, बिल्कुल। अदरवाइज़ वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। जी, बिल्कुल। जी। दूसरा सवाल है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है? कई लोगों को ये होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमारी सेविंग हो गई। तो क्या ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं? देखिए, सेविंग वो है जो हमने अर्निंग्स जो करी, हुँ, उसमें से कुछ बचा लिया। जी। सेविंग, हुँ, सेव कर लिया, हमने कुछ पैसा बचा लिया, वो हमने सेव कर लिया। हुँ, लेकिन सेव करके उसको हमने सिर्फ रख लिया, हुँ,
तो वो बढ़ेगा नहीं पैसा। जी, वो सेविंग जितना है वो उतना ही रहेगा। जी, अब आप मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए महीना या 50,000 रुपए महीना हम कमा रहे हैं, जी, उसमें से हमने 5,000 रुपए अपने सारे खर्चे करने के बाद 5,000 रुपए हमने सेव कर लिए बिल्कुल। और उस सेविंग को हमने उठा के घर में रख लिया। हुँ, तो वो जो 5,000 रुपए है अगले साल वो 5,000 में से हो सकता है 4500 रुपए ही उसकी वैल्यू रह जाए। हुँ, तो सेविंग में वैल्यू जो है वो कम होती है। जी, हमारी जो भी एसेट है, हुँ, चाहे वो करेंसी है, हुँ, अगर हम उसको सिर्फ सेव करके रखते हैं, हुँ, तो हमारी जो उस सेविंग है, उसकी जो वैल्यू पावर है, जी, वो कम होती है डे बाय डे। हुँ, क्योंकि आपको भी पता है कि इन्फ्लेशन जो है हर साल 10% की मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता है। हुँ, 10% के हिसाब से लगभग हुँ, बढ़ता है। बरोबर। और वही चीज़ आपके पास आज 5,000 रुपए हैं और अगर आपने उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, वो आपके पास घर में रखे हैं, हुँ, तो उसकी 10% से वैल्यू कम हो गई। कम हो गई क्योंकि और मार्केट 5,000 रुपए का 10% हो गया सीधा-सीधा 500 रुपए। उसकी यानी कि परचेज़िंग पावर जो है वो 4500 रहेगी, 5 भले ही 5,000 रुपए की, जो चीज़ 5,000 रुपए में आज आ रही थी, वो अगले हो सकता है कि 5500 रुपए में आए, तो 500 रुपए उसकी वैल्यू कम हो गई है। कम हो गई। इस ये हो गया सेविंग का पार्ट। जी, अब इन्वेस्टमेंट क्या है हुँ, कि आपके पास 5,000 रुपए की सेविंग हुई, हुँ, उसको आपने कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया, हुँ, जहाँ से आपको 15%, 18%, 20% हुँ, उस 5,000 रुपए के ऊपर अर्निंग हो रही हो, हुँ, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। हुँ, कि हमने अपनी सेविंग को कहीं इन्वेस्ट किया है और वहाँ से हमने कुछ अर्न और किया। वहां से हमें कुछ अर्न हो रहा है। हुँ, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न्स है वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई, हुँ, अदर सोर्स ऑफ इनकम हम उसे कंसिडर हुँ, करेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों जरूरी है। पहले सेव करना, वो भी एक आदत डालना जरूरी है और सेविंग को इन्वेस्ट करना, हुँ, ये भी एक आदत डालना जरूरी है। जी, अपने पास रख लेना सेविंग को, उससे आपको नुकसान होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होना। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप जो कमा रहे हैं उसको एक अच्छी जगह यूटिलाइज़ क्योंकि पैसा रखने से आपकी जो वैल्यू पैसे की है वो कम होती चली जाएगी और जी, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कुछ न कुछ बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो ये भी कम आदत से कम उतना तो बढ़ेगा कि 10% के हिसाब से आपकी जो आज की जो सेविंग है, वो कल हुँ, भी उतनी ही रहे। हुँ, उसकी वैल्यू कम ना हो। जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज की डेट में आप लोग ये समझ लीजिए कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं नीरज जी, एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल जानकारी को लेके बैठे हुए हैं। जैसे कि नीरज जी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं। आज की डेट में बोलते हैं पैसा कमाता तो हूँ, बचता नहीं है। कई बिल्कुल, घरों में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं और कई बार हम भी सोचते हैं कि मतलब इनके सवाल जो ऐसे हैं, कई बार अजीब-ओ-ढंग के सवाल होते हैं। लेकिन जब हम आप लोगों से मिलते हैं या कई लोग आप लोगों से मिलके एक सलाह करते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, कहाँ पे करूँ? तो एक मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना प्रतिशत इनकम सेव करना उचित माना या सही माना जाता है? अपनी इनकम का? देखिए ये तो हर किसी के लिए एक अलग पैरामीटर है। नहीं किसी जी, जी। किसी के लिए 50% सेविंग करना हुँ, एक सही टारगेट है, जी, किसी के लिए 5% सेविंग करना ही है और किसी के लिए वो सेविंग भी कोई ज़रूरी नहीं है। हुँ, तो ये सबका अपना-अपना एक पैरामीटर है, लेकिन हर किसी को अपनी लाइफ में एक पैरामीटर फिक्स करना चाहिए हुँ, कि मेरी जो टोटल इनकम है, इसमें से मैं एटलीस्ट 5 से 10% के बीच में पैसे को सेव करूँ हुँ, और उस पैसे को सिर्फ सेव ना करूँ, उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूँ, इन्वेस्ट करूँ। तभी उसका बेनिफिट है सेविंग का। अदरवाइज़ सेविंग का कोई बेनिफिट नहीं है, वो नुकसान ही होगा। मतलब कुछ भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर तरीके से आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, किसी से सलाह लीजिए कि जो बिल्कुल, कमा रहे हैं आपके घर के खर्च कई बार क्या होता है एक देखिए नॉर्मल सी बातें होंगी, आप अपने आस-पास में देखते होंगे, हम भी देखते हैं। कई लोग क्या है कि 20,000 कमाने वाला व्यक्ति बहुत सुखी परिवार में रह के अपने बच्चों को जो है अच्छी पढ़ाई दे रहा है और कई बार जो 2 लाख कमा रहे हैं, वो भी परेशान रहते हैं। तो उनका कि कहीं न कहीं पे एक सटीक जो बैलेंसिंग पावर है, वो कहीं न कहीं वो परेशान है, उस चीज़ के लिए बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो जी। देखिए लाइफ में जितना जल्दी हम अपने बच्चों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज देंगे, जी, उतना उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी जल्दी आएगी। जी। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में लोग तब सोचने लगते हैं जब उनका ये लगता है कि अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हम इनको सेविंग करें। हुँ, हम अपनी इनकम को अब सेव करें। जी, तो वो बहुत टाइम निकल चुका होता है। जी, अगर एक 20 साल का बच्चा 25 साल की उम्र तक अगर वो कमाना शुरू कर देता है और तभी से वो हर महीने अपनी इनकम में से 10-10% भी अगर इन्वेस्टमेंट करने लगता है, जी। तो 50 साल तक की उम्र में जितना पैसा उन्होंने टोटल कमाया होगा, उससे ज़्यादा की उसकी वैल्यू हो चुकी होगी, नेटवर्थ हो चुकी होगी। उसकी एक बैलेंस बन गया होगा उसका। बिल्कुल, हुँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होता है। जी, कंपाउंडिंग आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा। जी, जी,
तो ये कंपाउंडिंग होती है, एवरी ईयर कंपाउंड होता है। 10-10% के हिसाब से भी अगर आपका जो सेविंग है वो ग्रो कर रही है, तो आप समझिए कि अगले 10 साल के अंदर वो कहाँ से होगा, 10 साल में कहाँ पहुंचेगी और 20 साल में कहाँ पहुंच सकती है और 30 साल में वो कहाँ होगी। बिल्कुल सही बात। छोटा-छोटा फंड, छोटा-छोटा अमाउंट कहीं न कहीं हर किसी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे उनके बच्चों के भविष्य के लिए अपने एक होता है, एक समय जब आएगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फंड आप निकाल के उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आज कई चीज़ों में देख लीजिए वैल्यू बढ़ रही है कि आप गोल्ड देख लीजिए या फिर अदर चीज़ें देख लीजिए, अगर आप पहले से सेविंग करके रखे होंगे, जो बिल्कुल। 20,000 का गोल्ड आपकी शादी में रहा होगा, वो आज की डेट में लाख रुपए का है। पहले वाली जो जनरेशन थी, हमारे जो माँ-बाप हैं और जो हमारे दादा-दादी थे, हुँ, वो सही से इन्वेस्टमेंट और सेविंग करते थे। जी, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे, वो हुँ, सिल्वर में करते थे, वो ज़मीन जायदाद में करते थे। हुँ, तो आज उनकी वैल्यू, आज आपको पता है कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत, क्या है और गोल्ड और सिल्वर के रेट क्या हैं, हुँ, है ना? लेकिन आज की जो जनरेशन है, वो सिर्फ़ पैसा जितना कमाती है, उसमें मौज-मस्ती में पैसा उड़ा देती है। जी, लेकिन ये चीज़ अगर हम अपने हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे माता-पिता हैं, हमारे दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं, उनसे अगर हम सीखें, हुँ, हुँ। तो हमको लाइफ में ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फाइनेंस घर से ही स्टार्ट होता है। बिल्कुल, तो ये जो बातें अभी हम लोग कर रहे हैं, ये अपने बच्चों को भी समझाना ज़रूरी है क्योंकि रोज़ शाम को बैठ रहे हैं, हफ्ते में जब भी बच्चों के पास वीकेंड पे टाइम होता है, तो उनको ये बताया जा सकता है कि हमारी शादी में जो गोल्ड मिला था, वो गोल्ड 15,000 का या 20,000 का था और आज जब वही उतने वेट का गोल्ड लेके जा रहे हो, लाख रुपए का है। तो बिल्कुल। इसलिए छोटी-छोटी सेविंग बहुत आवश्यक है। दूसरा सवाल है मेरे जी कि एक होता है इमरजेंसी फंड, मैंने जो सुना है, इमरजेंसी फंड क्या होता है और ज़रूरी क्यों होता है? इस पे भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हर किसी को क्या होता है कई बार पैसा नहीं होता दूसरों से उधार लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कुछ अमाउंट इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए इंसान को। देखिए, ये भी एक सेविंग का ही पार्ट है हुँ, और ये भी इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट ढूँढ सकते हैं। हुँ, देखिए, इमरजेंसी का मतलब क्या है कि कोई आपत्ति एकदम से अचानक से आ जाए जिसका आपने प्लान नहीं किया, प्लान उसको नहीं हम किया। इमरजेंसी बोलते हुँ, हैं। और ऐसी आपत्ति के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको पैसे की ज़रूरत है और उसके लिए अगर आपने पहले से कोई बैकअप नहीं बना के रखा हुआ है, हुँ, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल। तो उसके लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेविंग आप अपनी बजट के हिसाब से हुँ, 5% या 10% तक का आप सेविंग मिनिमम एक टारगेट लेके चल सकते हैं कि हमें महीने का इतना सेविंग करना है। इसी में आप थोड़ा-सा पैसा और जोड़ दीजिए हुँ, कि भई 10% सेविंग तो हमने अपने फ्यूचर के लिए किया है हुँ, और 10% हम इमरजेंसी के लिए कर रखते हैं। बिल्कुल। तो 10 दूनी 20। हुँ, और वो इमरजेंसी के लिए भी ये नहीं कि हमको सेव करके रखना है, हुँ, कि इमरजेंसी के लिए हमको उस पैसे को ऐसी जगह लगाना है कि जब हमको इमरजेंसी लगे, निकल जाए पैसा। तुरंत पैसा निकल जाए। हुँ, देखिए, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जी, इमरजेंसी वाला पैसा हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए, जहाँ से आपको जब तुरंत पैसे की ज़रूरत हो, तो आपको इंतज़ार ना करना पड़े किसी का, कि इस पैसे को तो जी आप छू ही नहीं सकते, हुँ, ये तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। हुँ, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, हुँ, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, हुँ, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल। कि अगर आपको आज पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप तुरंत प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते। आपको टाइम लगेगा, 6 महीने, साल भर हो सकता है, हुँ, टाइम लग जाए। तो बिल्कुल। उतने में आपका इमरजेंसी जो सिचुएशन है, उसमें आप क्या करेंगे? हुँ, तो 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होगी, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप इमरजेंसी के लिए कर सकते हैं, हुँ, एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए वो रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के तो लिए। अपनी जो इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट में रखें, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म ये इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए। ये बहुत आवश्यक है, जैसे कि इमरजेंसी कोई बता के नहीं आती है। बिल्कुल, जब भी इमरजेंसी आएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, उस टाइम पे कुछ ऐसे फंड आपके पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब भी आपको लगे, लगे क्या वो तो आए आ ही जाएगी और आपको ये होना चाहिए कि आप फला जगह गए, पैसा निकाल के लेके अपना इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल। ये हो गया आपका इमरजेंसी फंड। दूसरा क्रेडिट कार्ड का सही और गलत इस्तेमाल क्या है? आजकल देख रहे हैं पूरा तहलका मचा हम देखते हैं उसी एजेंट उनके घर में जा रहा है, उनके घर में जा रहा है, फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना ज़रूरी है या उसके बिना भी काम चल सकता है? देखिए, बिल्कुल चल सकता है, अगर आपके पास अपना पैसा है, तो आपको क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। हुँ, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है, हुँ, जो आपको सहूलियत देती है, वो जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जब आपके पास पैसा नहीं है, तो आप उसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं हुँ, और अपनी कोई भी देनदारी है, उसका भुगतान कर सकते हैं, जी। ठीक है? तो क्रेडिट कार्ड का सही यूज़ तो यही है कि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं, हुँ, उसको अपने क्रेडिट कार्ड से पे कीजिए, हुँ, उसके ऊपर आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ कैशबैक मिलता है, हुँ, उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है, कुछ डिस्काउंट आपको ऑफर मिल जाते हैं। जी, ये तो हुआ उसका सही बेनिफिट, हुँ, आप
का क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया और आपके पास में आपकी इनकम आई, उस इनकम से आपने क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान कर दिया। इसको बोलेंगे हम सही तरीका यूज करने का। एक इसका नेगेटिव तरीका होगा कि आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, आपको आपकी इनकम के बारे में नहीं पता कि इनकम आएगी भी कि नहीं आएगी या कब आएगी, और आपने क्रेडिट कार्ड से पैसा यूज कर लिया और आपको बिल भरना है क्रेडिट कार्ड का और आपके पास में पैसा नहीं है। उस सिचुएशन में आपके जब आप फंस जाते हैं, तब क्रेडिट कार्ड कंपनी इसी अवसर के तलाश में रहती है कि कब वो आपके ऊपर चार्ज लगाना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने आपको फ्री में फैसिलिटी दी है। क्रेडिट कार्ड कंपनी क्यों आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है बिना किसी ब्याज के? कहते 45 दिन 50 दिन तक कोई ब्याज नहीं है, लेकिन वो इस मौके की तलाश में रहती है कि कब आप अपनी टाइम से पेमेंट करने से चूके, और जैसे ही आप टाइम से पेमेंट करने से चूकेंगे तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके ऊपर 5%, 10%, 15% तक पेनल्टी, 20% तक पेनल्टी लगाना शुरू कर देगी। यही क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनी की कोई कमाई नहीं। क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई है कि आपने गलती करी और उनको कमाई का मौका मिला। उससे पहले अगर आप कर रहे हो तो आप सही तरीके से यूज कर रहे हो क्रेडिट कार्ड को, आप बिना डिले पेमेंट के अगर यूज कर रहे हो, लेकिन तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि देखिए दो तरीके, जैसे आपने सही और गलत दोनों चीज बताया हमें। तो क्रेडिट कार्ड एक इमरजेंसी फंड भी मान सकते हैं उसको। हाँ, आप मान सकते हैं। सिविल के ऊपर, आपके एक गुड स्कोर के ऊपर कंपनी ने बोला कि आपका एक बहुत गुड स्कोर है, जिसके एवज में मैं आपको एक अमाउंट दे रहा हूँ, इस कार्ड के जरिए उस अमाउंट को निकाल के आप एनी टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये है 52 डेज या 40 डेज का जो भी होता है, उस टाइम पे आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, आप करते जा रहे हैं, इतनी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जो है कहीं फाइनेंशियली वीक है, तभी गलती करेंगे। बिल्कुल, अगर आपकी कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको कार्ड की पेमेंट करनी है और आपने कार्ड यूज किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपसे होगा कि आपको अपनी जो पेमेंट है उसको डिले करना पड़ेगा। डिले करेंगे तो आपको फिर चार्जेस जो है बैंक के वो देने पड़ेंगे। तो इट मीन्स कि दोनों तरीके से है कि अगर आप कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट भी प्रॉफिट भी है, और कहीं अगर गलती किए आप तो उसका भुगतान खुद भरेंगे। इसलिए आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है कि आप उस व्यक्ति से मिल करके आप फाइनेंशियल के बारे में अच्छे से जान सकें, और अपना जो भी एसेट होता है, जो भी अमाउंट होता है, उसको अच्छे तरीके से आप सेविंग कर सकते हैं और फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा है, एक सवाल आया हमारे पास कि ईएमआई और कैश खरीद में क्या बेहतर है? कोई चीज आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप जरूरत क्या है कि ईएमआई पे ले रहे हैं, या आपके पास कैश हो तो तब भी, तो बेहतर क्या है? देखिए, बेहतर अगर आपको कैश विकल्प के ऊपर छूट मिल रही है जी, तो आपके लिए कैश विकल्प ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कैश पेमेंट के ऊपर आपको अच्छे ऑफर मिलते हैं कि भाई कैश दीजिए और आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में आपके लिए कैश ऑफर बेहतर है। लेकिन जब आपके पास कैश नहीं है और आपको लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और आप इसको धीरे-धीरे पे कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आप ईएमआई पे भी ले सकते हैं। ईएमआई पे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता ना हो तो ईएमआई से बचें। ईएमआई से बचना ईएमआई से बचें, जिससे कि क्या होता है, कई बार फंड पैसे आपके पास रखे हैं और आप जब मैंने देखा है कई बार लोगों को कि आप कभी कैंटीन में किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, जो सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर कार्ड है आपके पास या फिर आप ईएमआई का ऑप्शन है तो वो भी लेके आ जाते हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, मुझे लगता है। जी, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर अगर आपके पास कैश है तो मैं यही कहूंगा कि फिर भी आपको ईएमआई पे लेना चाहिए। जी, वो प्रोडक्ट है होम लोन। अच्छा, अगर आपके पास कैश है लेकिन फिर भी आपको उसको ईएमआई पे लेना चाहिए। रीजन मैं बताता हूँ आपको। आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए कैश है। 10 लाख रुपए को अगर आप एफडी कराते हो तो आपको आज 7-8% तक का रेट मिल जाता है। बिल्कुल, ठीक है। और आप 10 लाख रुपए का कोई होम लोन लेते हैं, उस पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7-8% का। 7-8% का जो 10 लाख रुपए का होम लोन होगा, आपको ईएमआई में धीरे-धीरे आपको पे करना है। और 10 लाख रुपए उठाकर आपने सीधे एक बार अगर एफडी में ही रख दिया आपने 8% के रेट पर, 8% नॉर्मली मिल जाता है आज के रेट में, 8% के रेट पर रख दिए हैं, तो अगले 20 साल में जब तक आपका लोन खत्म होगा, उससे ज्यादा वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी से ज्यादा वैल्यू आपके लोन, आपका जो एफडी का जो अमाउंट है वो उसकी होगी। तो आपको ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टी है एक तरीके से फ्री में हो जाती है। आपने वही पैसा ईएमआई पे लिया और वही पैसा आपने एफडी में रख दिया। ईएमआई आपने धीरे-धीरे पे करते गए, 20 साल में आपका लोन क्लोज हो गया, लेकिन एफडी जो आपकी 20 साल के लिए आपने कर दी है,
20 साल में 4 से 5 गुना हो जाएगी आपकी। बिल्कुल। तो होम लोन हमेशा ईएमआई पे लेना चाहिए, कैश नहीं लेना। 2 चीज़ें हैं, होम लोन, दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे लगता है कि होम लोन जब आप लेने जा रहे हैं, तो कैश इसलिए ना लें क्योंकि सामने वाले के की मंशा पता नहीं होती कि मकान कैसा है, कोई विवाद तो नहीं, कुछ भी नहीं है या फिर इस पे डिस्प्यूट तो नहीं है। जब बैंक के पास से जब लोन आना शुरू होगा तो पूरी इंक्वायरी कर लेगा वो। जी, बिल्कुल। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब भी आप होम लोन लें तो बैंक के थ्रू लें। जी। क्योंकि जब बैंक आपको उस प्रॉपर्टी पे लोन दे रहा है तो बैंक पूरी वेरिफिकेशन करेगा उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। बिल्कुल। उसके कोई पुराने कोई डिस्प्यूट नहीं है जिसकी वजह से कोई बैंक का पैसा ना फंस जाए। बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए वो सारे क्रॉस चेक कराता है, जिसकी वजह से आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और वो प्रॉपर्टी अगर बैंक ओके कर देता है तो वो आपके लिए भी अच्छी चीज़ हो अच्छी जाती है। चीज़ होती है कि जैसे कि आपने बताया आप कि किसी भी डिस्प्यूट से बचते हो। तो जब भी आप मतलब लोन की बात कर रहे हैं या प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं आप, तो ज़रूरी है कि आप उसको चाहे थोड़ा ही अमाउंट आप वो करें, क्या नाम है आपका, लोन पे कन्वर्ट करवाएँ जिससे कि क्योंकि बैंकों के पास बड़े-बड़े फाइनेंसर बैठे होते हैं और जब वो फाइनेंसर जब चेक करने की बात आती है तो वो कहीं पे मिस तो कर ही नहीं सकते। इट मीन्स अगर बैंक ने आप लोन आपको लोन दे दिया, भले ही आपको बहुत कम अमाउंट दे, 5% 10% का आपने ले लिया, बिल्कुल, इट मीन्स बैंक अगर ओके कर दे तो आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ओके है, लीगल है और सही है। बिल्कुल, दूसरा चीज़ क्या है कि बजट, एक होता है ना बजट बनाना चाहिए इंसान को, हर किसी को बिल्कुल। और ज़रूरी भी है। तो बजट बनाए कैसे? और बजट हर किसी का होना चाहिए कि अगर चाहे 10,000 भी कमा रहा हो, चाहे 10 लाख कमा रहा हो। तो इसका अगर फाइनेंस के एक नज़रिए से देखा जाए कि वो छोटा-छोटा अमाउंट जोड़ के बजट बनाए अपना किसी काम में, सपोज़ हमको कल घर लेना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिल्ली में 20 साल से रह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप अपने घर में रहते हैं, आपके पापा आए थे, आपने भी कुछ बनाया होगा। तो आज जो लोग कमा रहे हैं कि 20,000, 25,000, 50,000 रुपए जो भी कमा रहे हैं, तो वो बजट बना के अपना आगे फ्यूचर प्लान या घर का प्लान कैसे करें? देखिए बजट में आपको मोटी-मोटी चीज़ें ये देखनी होगी कि आपके क्या-क्या एक्सपेंसेस हैं। जी। मान लेते हैं कि किसी की 50,000 रुपए सैलरी है हुँ, और वो रेंट पे रहते हैं। हुँ, रेंट का हम मान लेते हैं कि अगर उनका 2 बीएचके का फ्लैट है, हुँ, तो मिनिमम 10,000 रुपए उनका रेंट जाता होगा। हुँ, तो उनको ये देखना है कि भई 50,000 रुपए के अंदर हुँ, मैं 20% से ज़्यादा हुँ, अपना लिविंग मतलब रेंट की मतलब जो हमारी जो कॉस्ट है वो ना हो, हुँ, 20% से ज़्यादा। तो 10,000 रुपए हो गया, तो 50,000 रुपए वाला आदमी 10,000 रुपए तक का रेंट अफ़ोर्ड कर कर सकता है। सकते हैं। इसी तरीके से और एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि बच्चों की स्कूल फीस है। हुँ, तो एक 50,000 रुपए वाला आदमी बच्चों की स्कूल फीस पे कितना पे कर सकता है? वो 10% तक पे कर सकता है। बिल्कुल। तो 5,000 रुपए बच्चे की स्कूल फीस पे कर सकता है। हुँ, इसी प्रकार से वो अपने जो घर के जो खर्चे हैं, जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, उसके ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए। हुँ, तो उसको ये एक रखना चाहिए कि लगभग 20 से 25% तक ही वो अपने घरेलू के जो एक्सपेंसेस हैं, उसके ऊपर खर्चा करे, इससे ज़्यादा ना करे। ना करें। क्योंकि अनलिमिटेड अगर खर्चा करेंगे तो कहीं न कहीं उनको किसी और चीज़ के ऊपर कटौती करनी तो पड़ेगी। कहीं न कहीं आप उन महिलाओं पे भी सवाल कर रहे हैं जो ज़्यादा खर्चीली हैं। नहीं, मैं किसी पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रहा हूँ हुँ, कि एक कैलकुलेटिव होना चाहिए कि इससे ज़्यादा हमको इस चीज़ आइटम के ऊपर नहीं खर्चा अगर करना। आपको कोई प्लान फाइनेंशियल को लेके करना है, फ्यूचर प्लान घर बनाना है, कुछ भी करना है, तो फ़ाइनेंशियल आपको प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सहमति जतानी होगी, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ हों या परिवार के जो भी लोग हैं, तो एक बजट बना के चलना ही पड़ेगा। और वही लोग सुखी हैं, वही लोग आगे सक्षम हो रहे हैं, जिन्होंने एक फाइनेंशियल बजट बनाया और बजट बनाने के साथ-साथ में वो आगे बढ़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मेरे जी निवेश की शुरुआत करने के लिए सही उम्र क्या है? देखिए, निवेश की शुरुआत करने के लिए सही उम्र कुछ नहीं होती है। हुँ, जितना जल्दी आप शुरू करें, जी। उतना जल्दी अच्छा होता है। हुँ, आप चाहे तो 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा। आपके पास पैसा नहीं होगा, हुँ, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स या आपके पिताजी, आपकी मदर आपके नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जी। लेकिन अगर देखा जाए एक इंडिविजुअल आदमी अपने लिए इन्वेस्टमेंट तो तभी शुरू कर पाएगा जब वो अर्निंग शुरू करेगा हुँ। और अर्निंग किसी की देर से भी हो शुरू हो सकती है और किसी की जल्दी भी कुल शुरू हो मिला के सकती है। जब भी आप सक्सेसफुल जितना हैं जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। जब भी इंडिविजुअल आप कुछ काम करना शुरू कर रहे हैं और आप एक अच्छी जगह पे सर्विस कर रहे हैं या फिर आप कोई बिज़नेस में जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आवश्यक है, वहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके पहले तो मा पेरेंट्स अगर कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए खुद कर रहे हैं वो और बिल्कुल, आप वहाँ से करें। दूसरा क्या है कि म्यूचुअल फंड मैंने सुना है बहुत लोग आजकल इन्वेस्टमेंट कर म्यूचुअल रहे हैं। फंड्स। म्यूचुअल फंड एफडी और शेयर बाज़ार ये तीनों एक ही हैं, कुछ अलग-अलग है क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग-अलग होता है। देखिए तीनों अलग-अलग हैं, तीनों का काम अलग-अलग है। हुँ, म्यूचुअल फंड इज़ लाइक कि 100 लोग हैं, उन्होंने अपना पैसा एक
कंपनी को या किसी एक मैनेजर के हाथ में दे दिया, जी, और वो मैनेजर उनका सबका पैसा कहीं किसी एफडी में, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, या किसी बॉन्ड के अंदर, या गोल्ड के अंदर, या स्टॉक मार्केट में, हुँ, उन सब के लिए वो डिसीजन ले रहा है, उनका फंड मैनेजर। हुँ, तो कोई भी इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले रहा, उन सब के लिए एक आदमी है जो डिसीजन ले रहा है, उसको बोलते हैं हम म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर। ओके, वो उनके भी क्लासिफिकेशन होती है कि ये म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करेगा, हुँ, और उस कैटेगरी में भी सब कैटेगरीज होती हैं। हुँ, कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में भी क्राइटेरिया है, ब्लू चिप कंपनी, हुँ, मिड कैप कंपनी। हुँ, ब्लू चिप में लार्ज कैप हो जाते हैं, जी, फिर मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। हुँ, म्यूचुअल फंड में भी ये ऑप्शंस रहते हैं कि आप अपना पैसा किस टाइप की म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, हुँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, या लार्ज कैप। हुँ, तो ये आपको पहले से डिसाइड करना होता है। हुँ, आप मिक होता है म्यूचुअल फंड जो मिक्स होता है, जिसके अंदर लार्ज कैप में भी आपका थोड़ा पैसा लगता है, थोड़ा पैसा आपका मिड कैप में भी लगता है, थोड़ा पैसा आपका स्मॉल कैप में भी लगता है। जी, कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो डेट डेट फंडिंग में ही, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में ही पैसा लगाते हैं, हुँ, वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं। हुँ, तो म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग प्रकार है, ठीक है, सैकड़ों प्रकार की म्यूचुअल फंड्स हैं। हुँ, आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको पहले से डिसाइड करना। तो दूसरा चीज़ क्या, जैसे आपने बताया कि ये एक मैनेजमेंट कंपनी होती है जहाँ से ये म्यूचुअल फंड को सर्कुलेट करते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट निकालते हैं, कुछ पैसा आपको पे करते हैं, कुछ अपने लिए वो रखते हैं। तो क्या रिस्क इसमें बना रहता है? देखिए, म्यूचुअल फंड जो मार्केट से लिंक्ड हैं, हुँ, जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हुँ। रिस्क तो रहता है। तो क्या ये कुछ गारंटी रिटर्न्स देते हैं, या फिर आपका जो प्रिंसिपल है वो डूबने की गारंटी लेते हैं, नहीं डूबेगा? नहीं, जो म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं है। नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूँजी जो लगाते हैं म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारा पैसा इतना रिटर्न्स दे रहा है, तो वो गारंटी इसका मतलब नहीं है। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं क्योंकि है। अगर एफडीज देखा जाए तो बड़े जो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से मेरे ख्याल से जो भी बैंक्स हैं 5.5 6% 7% मैक्सिमम 8% का एफडी पे रिटर्न्स देखते हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंसर बैठे हैं उसको मैनेज करने के लिए। और म्यूचुअल फंड हो गई कंपनी या फिर अदर कंपनियां जो हैं वो आपको 15 से 17% की गारंटी कैसे दे रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब आपका पैसा रिस्क जोन में देखिए, है। एज पर सेबी, एज पर आरबीआई, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको गारंटेड फिक्स रिटर्न नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। ये क्लॉज ही नहीं हो सकता। हम्म। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, आप उसे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी आपके पास एक अमाउंट कहीं से आता है, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उस पैसे को किसी के बहकावे में ना आकर के आप डायरेक्ट किसी कंपनी में या म्यूचुअल फंड में या म्यूचुअल फंड हमेशा आपको सिर्फ ये बताते हैं कि हमारा 5 साल का, पिछले 10 साल का क्या ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा हमारा। ये रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वो कभी भी आपको गारंटेड रिटर्न के लिए कमिटमेट नहीं देंगे। तो एक आदमी एज्यूम करके वहां पे पैसा लगा देता है, लेकिन अगर उनका लॉस हुआ तो आप भी लॉस में जाएंगे। दूसरा नीरज जी, एसआईपी, मैंने एसआईपी का नाम सुना। एसआईपी क्या होता है और ये एसआईपी किस तरीके से काम करती है? देखिए, एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी एक वे है पैसा इन्वेस्ट करने का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म जो है एसआईपी हम बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म रहता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास में पैसा नहीं है, अभी एक साथ आप लमसम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा पैसा कभी आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, कभी आप गोल्ड में डाल सकते हो, कभी आप स्टॉक्स में डाल सकते हो, कभी आप कोई बॉन्ड खरीद सकते हो गवर्नमेंट का, कभी कोई डिबेंचर खरीद सकते हो कंपनी, प्राइवेट कंपनी के। तो वो सिस्टमेटिकली है कि आपने कब कहाँ किस जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है। अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग एसेट क्लास हैं जिसके अंदर आप अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही की जाती है। एसआईपी आप किसी भी एसेट क्लास में कर सकते हो। ठीक है। स्टॉक मार्केट में भी आप एसआईपी कर सकते हो, गोल्ड में भी आप एसआईपी कर सकते हो, बॉन्ड्स में भी आप एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हो। तो कहीं कहीं रिस्क जोन अगर बना हुआ है तो आप रिस्क से बहुत समझ के काम कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि रिस्क क्या होता है, और इसे अगर मैनेज करने की बात हो कि हम भी अगर पैसा लगा रहे हैं, एसआईपी में लगा रहे हैं, म्यूचुअल में लगा रहे हैं, कहीं पर भी लगा रहे हैं हम, तो उसमें रिस्क जो बना है उसको मैनेज करने का क्या थॉट, क्या तरीका है कि क्या किसी फाइनेंसर के साथ में हमें मिलके या फिर उसकी एडवाइस से करना चाहिए कि रिस्क से हम बचे रहें? देखिए, जितनी कम एज उतना ज्यादा रिस्क आप ले सकते हैं, और जितनी ज्यादा एज उतना कम रिस्क आप रख सकते हैं। जी।
अगर आपकी एज है 20 साल से लेकर 25 साल की उम्र में, तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी अर्निंग स्टार्ट हुई है, टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है। तो आप इनिशियली आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो स्टॉक में ही पैसा लगाते हो, उनके अंदर आप डायरेक्ट पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप डायरेक्ट पैसा आप SIP के थ्रू स्टॉक में लगा सकते हो, और आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। उसके अंदर आपके हाई रिस्क रहते हैं, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। लेकिन अगर आपकी एज है 50 से 60 के बीच में, तो आपको कम से कम रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अगर आप कहीं लगाए ऐसी जगह पे जहाँ पे हाई रिस्क हो और वहां एकदम से कोई क्रैश आ जाए, तो आपका पूरा का पूरा पैसा जो है वो डूब जाएगा और आपके पास टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है। तो इट मीन्स कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं बहुत प्लानिंग से करें। दूसरा अनिल जी, GST और टैक्स प्लानिंग का बिजनेस में क्या रोल है? देखिए, कोई भी बिजनेस जो है आज की डेट में अगर आप करते हो तो आपको गुड्स एंड सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स जो पहले हुआ करता था, उसको एक ही टैक्स कर दिया है, GST जी। कोई भी आप सामान खरीदते हो उसके ऊपर आपको GST देना पड़ता है। और वैसे ही बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट कहीं से खरीद के लाता है और कहीं आगे भेजता है, अगर उसके पास GST नहीं है तो अपनी वो बिलिंग नहीं कर पाएगा, और बिलिंग नहीं कर पाएगा तो वो अपना रिकॉर्ड और अपने टर्नओवर वो कैसे दिखाएगा जी। तो GST उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उनको GST में अपने आपको रजिस्ट्रेशन कराकर बिजनेस करना चाहिए जी, ताकि कोई भी इम्प्लीकेशन, जो कोई भी प्रॉब्लम है उनके सामने वो नहीं आ। तो कभी भी मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो GST लेना मैंडेटरी है। दूसरा क्या है कि लोन पे आते हैं हम लोग, जैसे कि आपका काम भी रहा है, लोन का चल रहा है। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? देखिए, पर्सनल लोन होता है अगर आप जॉब करते हैं, कहीं सैलरीड हैं और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप अपनी सैलरी के बेस पर बैंक को अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे किसी भी XYZ रीजन के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक आपको जो लोन देता है उसको पर्सनल लोन की कैटेगरी में रखा जाता है जी। आपकी सैलरी बेसिस पे जो पैसा मिल रहा है, वो बैंक आपसे ये नहीं पूछता कि आप इस पैसे को कहाँ यूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं पर्सनल लोन जी। वहीं अगर आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब नहीं करते हैं और आपको पैसा चाहिए, तो बैंक आपसे पूछता है कि आप किस पर्पस के लिए पैसा लेना चाहते हैं, तो आप कहेंगे जी हमको अपना व्यापार बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसको हम बिजनेस लोन की कैटेगरी में रखते हैं जी। कि व्यापारी आदमी हमेशा बिजनेस लोन लेता है बिजनेस बढ़ाने के लिए, और जो सैलरीड क्लास आदमी होता है वो किसी भी रीजन के लिए बैंक से पैसा बोरो कर सकता है, उसको हम पर्सनल लोन की कैटेगरी में रखते हैं। और बिजनेस लोन क्या हो गया आपका? व्यापार के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए। तो दोनों का ROI जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक किस तरीके से चार्ज करता है? दोनों का अलग अलग है? हाँ जी, दोनों का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से स्टार्ट होता है, 18% तक, 24% तक जाता है जी। और बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% से स्टार्ट होकर वो भी 24, 25, 26% तक जाता है जी। दूसरा जो है कि नए निवेशकों के लिए आपकी 3 सबसे जरूरी सलाह क्या होगी आज के ज़माने से? 2026 हम लोग 26 में प्रवेश कर रहे हैं अभी, तो जो नए निवेशक हैं, नए निवेशकों के लिए अगर मैं 3 सलाह जाना चाहूँ तो क्या देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो करें? दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि माई लोन, मैं थोड़ी देर में बात करूँगा तो उस पर चर्चा करूँगा कि आप जो तो काम कर रहे हैं उससे लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि नए जो निवेशक हैं उनके लिए 3 जरूरी सलाह आप क्या देना चाहेंगे, किन किन मुद्दों पर बस विशेष ध्यान रखें कि जिससे उनको लॉस ना हो और आगे ग्रो करें? देखिए, जो भी नए निवेशक हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी डिसीजन लेते टाइम अच्छे से उसके बारे में डीप स्टडी करें और रिस्क क्या है उसमें, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर वो पहले समझ लें अच्छे से जी, उसी के बाद कोई डिसीजन लें। क्योंकि बिना रिस्क समझे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना और आपको तुरंत उस पैसे की जरूरत हो जाए और आपने पैसा ऐसी जगह लगा दिए जहाँ हाई रिस्क है, तो आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा और आपको अचानक हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जी। तो ये सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें कि ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, और इस पैसे की आपको जरूरत कब पड़ सकती है। अगर आपको उस पैसे की जरूरत अगले 10 साल तक नहीं है तो आप उसको लॉन्ग टर्म में डाल सकते हैं, और हो सकता है कि अगर उस पैसे की जरूरत आपको अगले 2-3 महीने में पड़ जाए जी, तो फिर उसके ऊपर हाई रिस्क वाला गेम ना खेलें।
हाई रिस्क वाला गेम ना खेलें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कई जगह अभी न्यूज़ों में आती हैं, कई जगह ऐसा हुआ कि कई कुछ ब्रांचेज अपना लोकल एक कंपनी खोल करके वो बोलते हैं हम आपको महीने का 5%, 3% या 8% देंगे। कुछ लोगों को उसमें फंसाते हैं, फिर वो पैसा लेके गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो लालच है, इन लालचों से मेरे ख्याल से सबको बचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लालच तो बुरी बला है ही, जी वो तो हमारे पूर्वज कहते हैं लालच बुरी बला है, तो लालच से बचना चाहिए। कोई भी झूठे दिखावे के अंदर नहीं फंसना चाहिए, और कोई भी कंपनी के साथ अगर आप जुड़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उनके पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेने चाहिए, बिल्कुल उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। देखिए फ्यूचर के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर हम अपना डिसीजन बना ले सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े फाइनेंसर बैठे हुए हैं आज आरबीआई के पास, पूरी भारत सरकार बैठा के कभी भी बैंक का आप जब आरओई देखेंगे तो 5, 6, 7% का होता है। तो कौन सी ऐसी कंपनी कहाँ से कमाती जहाँ से आपको 15%, 20% देगी। तो मेन चीज़ है कि सबसे पहले आपकी जानकारी फाइनेंस को लेकर। दूसरी चीज़ हम धीरे धीरे जानना चाहेंगे, अब हम बात करते हैं कि माई लोन माई डील जो कि दिल्ली में कार्यरत है, कार्य कर रही है, आपके साथ बहुत एम्प्लॉय हैं। तो आप पब्लिक को या अपने जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको सुविधाएं कैसे दे रहे हैं, जिससे कि, और ऐसा क्या कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं नया 2026 में एंट्री कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशक हैं आपसे जुड़े हैं वो। देखिए निवेश का तो अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, हम सिर्फ एडवाइस करते हैं। अगर कोई हमारे पास लोन के लिए आता है तो हम उसको अच्छे से पहले उस जानते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, और उस रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि ये रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल नहीं होती है तो हम उनको तरीका बताते हैं कि ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल की जा सकती है जी, उसके लिए क्या प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा। पहले फिर हम उनसे वो प्रोसीजर पूरा करवाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे लोन के लिए बढ़ते हैं। जी, तो उनको पहले से अच्छे से गाइड करते हैं। हमारा ये हमेशा से कोशिश रहता है कि हम किसी को भी मिसगाइड ना करें, जी, चाहे वो हमसे कोई लोन ले या ना ले, बहुत लेकिन बढ़िया। उसको गाइडेंस हमेशा अच्छी मिलनी चाहिए। अच्छी मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे वो आपसे हमेशा जुड़ा रहे। तो अभी तक आप जो लोन की बात कीजिए तो कौन कौन से लोन में आप डील कर रहे हैं अभी? हम सभी लोन में डील करते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन लोन, ये सब लोन में हम डील करते हैं। इनमें डील कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं देख रहा हूँ कि काम भी चल रहा है आपका। मंडे टू सैटरडे में आपके एम्प्लॉय काम भी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं स्टूडियो में बैठता हूँ देखता हूँ कि आपके साथ में लोग जुड़े हुए हैं। तो आगे मैं चाहता हूँ कि जो हमारी युवा वर्ग हैं, या फिर एक आपसे एक अगर मैं सवाल करना चाहूँ कि आने वाले 5 से 10 सालों में फाइनेंस का करियर आप मतलब कहाँ तक देख रहे हैं कि क्या कितना मैंडेटरी है? देखिए फाइनेंस में कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को फाइनेंस के बारे में नॉलेज हो, हर किसी को जल्दी से जल्दी फाइनेंस के बारे में नॉलेज, और पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में, और कैसे बजट बनाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में जितना जल्दी आपको इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी उतना जल्दी आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, एक स्टेबिलिटी ला पाएंगे। जी। तो आजकल जो युवा वर्ग है, जैसे आप क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में ना करके प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हो, तो जिस तरीके से सेविंग कर रहे हैं, खर्चे जो बढ़ गए हैं लोगों के, क्लब में जाना या फिर मतलब एक होता है ना का बेवजह का खर्चा करना, तो उनको किस तरीके से इस ट्रैक पे लेके आए कि आप भी चाहते हैं कि भाई अगर कोई होम लोन ले, क्योंकि आप भी सलाह देंगे कि कोई मैं जिसे आपके पास बैठा, मैंने कहा कि मुझे प्लान करना है कि मुझे घर लेना है, बट मेरी इनकम इतनी है, तो उसके बारे में जब आप सलाह देते हैं तो किन किन मुद्दों पे ध्यान रखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, जिससे कि वो जो युवा वर्ग है और उसको आप एक अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है कि परिवार का जो घर का है, घर की खुशी होती है महिलाओं को ज़्यादा होती है। अगर किसी परिवार को आप ये फाइनेंशियली सपोर्ट दे करके, सलाह दे करके कि आप ये सेविंग कीजिए और यहाँ से आपको घर मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो किन किन मुद्दों पे ध्यान रखते हैं आप उस चीज़ को? देखिए हम किसी को भी जब घर लेने के लिए, हम कोई अगर हमारे पे क्लाइंट आता है तो हम उससे उसकी इनकम पूछते हैं जी, और वो हम उससे ये पूछते हैं कि आप अपनी इनकम में से कितना पार्ट तक आप अपना ईएमआई पे निकाल देते। कोई कहता है कि हम 100% निकाल देते हैं, कोई कहता है हम 50% निकाल देते हैं। तो हम उनको मना करते हैं कि नहीं, आप अगर ऐसा करोगे तो आप फंस जाओगे जी, और आप अचानक से कोई खर्चा आ जाएगा तो आपकी ईएमआई टूटेगी और बैंक आपके घर पे आ जाएगा लोन रिकवरी के लिए। जी। तो एटलीस्ट आप अगर घर खरीदने जा रहे हैं तो मैक्सिमम 33% से ज़्यादा आप अपनी इनकम की ईएमआई नहीं बनवाइए। जी, उसी के अंदर कोशिश कीजिए कि आप उसी रेंज के अंदर कोई घर ले सकें। जी, आप हो सकता है कि आप 1 लाख रुपए की आपकी इनकम हो तो आप 33,000 तक की ईएमआई आप आराम से भर सकते हैं, बाकी आपके और भी खर्चे होंगे तो आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 1 लाख रुपए की इनकम और 50,000 रुपये आपकी ईएमआई में चला जाए और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम हो आपके साथ में कि आप
2-3 महीने जॉब पे ना जा पाए, तो आपके अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस और ईएमआई मिलाकर 1 लाख रुपए आपको निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैक्सिमम है वो 33% अपनी इनकम का जो पार्ट है आप ईएमआई में भरिए, और वो भी सिर्फ होम लोन में नहीं, टोटल ईएमआई में। ये नहीं कि आपका तो एक होम लोन है उसका 33% पार्ट तो ईएमआई में जा रहा है, एक कार लोन है उसका 20% पार्ट ईएमआई में जा रहा है, एक पर्सनल लोन है उसका भी 10% ईएमआई में जा रहा है, तो ऐसे 65-60% तो आपका ईएमआई में चला गया जी। तो बचा क्या आपके पास? उसके बाद फिर आपके अपने खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी, फिर कहाँ सेविंग होगी? तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आप प्लानिंग करें पहले कि आपकी इनकम कितनी आ रही है, इनकम आने के बाद कितना % कहाँ पे आपको सेविंग करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ से उस घर की ईएमआई जो नया लेने का प्लान कर रहे हैं उसमें रहता है। अच्छा, दूसरी नीरज मैं देखता हूँ कि कई बार लोग दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं, कई शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत महंगे-महंगे किराए पे रहते हैं, बड़े-बड़े सोसाइटीज़ में जाते हैं जहाँ पे मतलब लाखों में किराया होता है। तो उनके लिए क्या सलाह है कि क्या उनको सबसे पहले अपना घर लेना चाहिए? क्योंकि लाख रुपए की ईएमआई जाने का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा एक वो हो गया, लॉस हो गया। तो अगर वो घर लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो क्यों करते हैं ऐसा? देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों को के लिए मान लेते हैं कि अगर आप कोई 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं जी, तो उसके लिए आपको ईएमआई जो देनी पड़ेगी उसी हिसाब से देनी पड़ेगी। 10 करोड़ की ईएमआई प्रॉपर्टी बनाएंगे तो आपको लगभग 2-3 लाख रुपए तक की आपकी ईएमआई बन जाएगी जी। लेकिन वहीं पर अगर आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को रेंट पर लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए के अंदर वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, देना पड़ेगा। हाँ, तो आपका 2 लाख रुपए जो बच रहा है लोग उसको पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, तो उनके लिए रेंट और बेनिफिट है रेंट पे लेना जी, उनको लगता है कि हमको रेंट सस्ता है हमारे लिए बशर्ते इस प्रॉपर्टी को खरीदने से। तो बड़ी प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की जगह वो 1 लाख रुपए के अंदर उसका रेंट देकर उसी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं और बाकी का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो प्लानिंग करके कर रहे हैं, बिना सोचे समझे नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो अपने पैसे को सेविंग करके वहाँ से ना कमा करके वहाँ से कमा रहे हैं, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और लाखों रुपए रेंट पे करके। बिल्कुल। तो कभी भी ये मत समझिए कि कोई लाख रुपए का रेंट पे कर रहा है तो बेवकूफ़ नहीं है। कहीं न कहीं उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग है और ज़ाहिर-सी बात है कि पीछे एक टीम काम करे कि आप इस पैसे को यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिल्कुल। तो ये होता है फाइनेंस जिसे आपने बता रहे थे। मैं चाहता हूँ कि नीरज जी जाते-जाते कुछ आप दर्शकों के लिए या अपनी कंपनी के बारे में कुछ स्पेशल आज आप 2026 में अगर बताना चाहते हैं तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके ईएमआई से दूर रहिए और जितना जल्दी हो सके अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम शुरू कर दीजिए। यही आपके लिए आगे काम आएगी और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनसे बचिए और लोन से भी बचिए। अगर लेना है तो सिर्फ होम लोन लेना है, बाकी कोई लोन नहीं। तो अगर लोन लेना चाहते हैं माई लोन माई डील से दिल्ली हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। दिल्ली में जो भी लोग बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि मैं अगर एक अच्छी की सलाह भी आप अच्छी दी और हमारे व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो आपको देखेंगे, शायद मुझे लगता है कॉल्स भी आनी शुरू होंगी। तो आगे वो क्या चाहते हैं, मतलब किस तरीके से दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, दूसरी जैसे गुजरात में लोग हैं, अहमदाबाद में हैं या मुंबई में हैं, पंजाब में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो क्या आप दिल्ली में अगर बैठे हैं तो क्या वहाँ के लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं लोन के लिए? बिल्कुल, कॉल पे हम हमको कॉल कर सकते हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई बैठा है या फिर गुजरात में बैठा है कोई एक लोन चाहता है वो, तो कैसे उसको आप करेंगे? डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके प्रॉपर दिल्ली के होने चाहिए, वहाँ से भी चल जाएंगे? देखिए, वो वहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हैं, हम उनको एडवाइस करेंगे जिस तरीके से वहाँ से भी अपना काम करा सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ से करवा सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वहाँ से देंगे आप? आपके ब्रांचेस हम ऑनलाइन प्रोसेस भी कर सकते हैं, तो वो हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऑनलाइन भी फाइल अप्लाई हो जाती है, ऑनलाइन भी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट सारे मेल पर आ जाते हैं जी। और ऑनलाइन हम चेक करके कस्टमर को गाइड करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में और जो भी उनकी नीड्स हैं उसके बारे में वो पूरी कर सकते हैं। तो आप कहीं भी हैं दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी अगर हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं या फिर झारखंड में या फिर आप गुजरात में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम पैन इंडिया नेटवर्क है हमारा, हम सब जगह से काम करते हैं। आप वहाँ से माई लोन माई डील आप जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ से नीरज शर्मा जी को जो उसके माई लोन माई डील की जो फाउंडर हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और विशेष करके इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हमसे आप लोन लें या ना लें लेकिन सलाह ज़रूर आपको उचित मिलेगी। तो कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं एयर न्यूज़ पे जाके। तो नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे चैनल पे इस तरीके की टॉपिक, इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी,
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे हम फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।